हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, हमारा वही टॉपिक चल रहा था एक्लोन मैट्रिक्स, एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी वर्किंग देखिए, हम उसमें पढ़ा था हमने एक इक्वेशन लास्ट टाइम पे, उसमें हमने पढ़ा था ना वर्किंग, ये सॉल्यूशन पढ़ा था, इक्वेशन दी हुई थी है ना उसमें। तो उसकी वर्किंग देखने वाले हम। ठीक है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ax इक्वल टू बी। हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में पता करा था। अब देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मल सा कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मान के चलो इसको। ठीक है, अभी देखो अगर ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास एक और, वो हमारे पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, अगर ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं हम इसको ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, या फिर इसको हम डॉट डॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डंडा बीच में एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मार देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारी, ऐसे हो जाएगा ना, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें इस पर हमें क्या करना है, इसको हमें सोल्व करना है। हमें जब वैल्यू निकालेंगे, पता करेंगे, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो हम इसको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई हमने, इसको एक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें एक पता करना है। ये रूल दिया हुआ इसको। ठीक है, इसको फाइंड करने का। तो एक्लोन फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तभी हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं, रैंक बता सकते हैं। मैंने नेक्स्ट लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एक्लोन फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ हैं उनको हम क्या बोल देंगे, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ठीक है, मैट्रिक्स की। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होती थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होती है। मतलब यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे एक 0 आ गई, यहाँ पे 3 और 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट रो में एक एक्स्ट्रा 0 होनी चाहिए, मतलब इससे यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 3 कितनी हो सकती हैं, बट इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब हमेशा बढ़ती हुई होनी चाहिए। ठीक है, हर एक रो में तो एक ऐसी बन जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4, तो ये हमारी एक एक्लोन मैट्रिक्स है, इसको बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बढ़ रही हैं। ठीक है, 0 नंबर ऑफ 0 जब भी हम नीचे जा रहे हैं रो बाय रो बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी हमारी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पे रो तो ये होती है हमारी 1 रो 2 3। ठीक है, तो चेक करो फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एक हो गया हमारा रैंक, 2 होगी रैंक इसकी। अब देखो 3 होगी रैंक, क्योंकि तीनों में नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर लास्ट वाले में नॉन जीरो, यहाँ पे अगर 0 होती तो ये एक हमारी पूरी 0 रो हो गई। ठीक है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, 2 ही रैंक है, क्योंकि 2 रो ऐसी हैं जिनके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक के लिए मैं बताया है अभी आपको। ठीक है, बाकी इसको ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको। इसमें देखो आज इसमें देखने वाले हम वर्किंग। ठीक है, इसमें क्या बताया, नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी रिड्यूस टू एन एक्लोन फॉर्म बाय अप्लाइंग ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसलिए क्या बोल रहा है कि अभी मैंने बना के दिखाया था आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई मान लो। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसको रिड्यूस करके हमें क्या करना है, उसको एक्लोन फॉर्म बनाना है। ठीक है, अगर एक्लोन फॉर्म में बन गया हो तो हम क्या बोल देंगे, उसको मतलब आगे प्रोसीजर हम उसके रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्लोन फॉर्म में जो कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट, बात ये आती है। ठीक है, हम उसको करेंगे, एक ऑपरेशन होते हैं वहाँ। ठीक है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करना है। ठीक
ठीक है। कौन सा यूज़ करना है, सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करना है उसको कन्वर्ट करने के लिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। ये कौन से होते हैं, सिर्फ जो रो है हमारी, रो थी ऐसे, उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाने हैं, वो मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझो कि ये ऑपरेशन लगाएंगे इनके ऊपर, अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी तो मैं आपको बताऊंगा इससे, ठीक है। तो फिलहाल इस भी याद रखो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाने हैं उस पर, वो ऑपरेशन लगाने के बाद उसको हमें रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, एक्लन फॉर्म में, ताकि हम उसकी रैंक पता कर सके, ठीक है, या फिर उसको सॉल्यूशन को निकाल सके, फाइंड कर सके कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो हमें यही करना है, उसको रिड्यूस करना है ये ऑपरेशन लगा के, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है इन्होंने, दिस एक्लन फॉर्म विल एनेबल अस टू नो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी देखो ए क्या है हमारी, यहाँ पे ए तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। कैसे हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में जो किया था, हमारे पास इक्वेशंस थी जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू b1, ऐसे ऐसे था ना हमारे पास। तो उसमें क्या था, ये इक्वेशन थी, इसके जो x और y और z के जो कोफिशिएंट थे उनकी एक मैट्रिक्स बनती है a, ये वाली, ठीक है। ऐसे ये a मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये a और b दोनों कंबाइन होती है तो क्या बोलते हैं हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम इसको अप्लाई करने के बाद हम इससे क्या कर सकते हैं, हम रैंक फाइंड कर सकते हैं, किसकी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पता कर सकते हैं और हम ए मैट्रिक्स की रैंक पता कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की रैंक पता कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दो केस आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो तीन केस आएंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले जो रैंक ऑफ ए है, मान लो हमारे पास ये था ना, अगर मान लो ये आया हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी लिखा है तो हम यहाँ पे मान लो इसमें B1 B2 B3, ठीक है, ये हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर ये हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है तो अब क्या कर देंगे, हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, करेंगे कन्वर्ट। तो उसमें उसके बाद जो भी आएगा, मान लो हमने कन्वर्ट किया इसको एक्लन फॉर्म में, ठीक है, हमारे पास जो आया है यहाँ पे 0 आई है, यहाँ पे 0, यहाँ 0, ठीक है, इसको हमने कर दिया एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट केस देखो, इसने क्या बोला है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। चेक करो क्या ऐसा है, यहाँ पे देखो रैंक कितनी है, ये तो हमारी ए मैट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की तो ए मैट्रिक्स है, और ये पूरी क्या है हमारी, ये ए ऑगमेंटेड बी है, ठीक है। ये तो ए ऑगमेंटेड बी है, पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या हमारी ए मैट्रिक्स है, ये इतनी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पता करेंगे रैंक ऑफ ए कितनी है, ए की रैंक कितनी है। देखो फर्स्ट रो में एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है ना, हाँ, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है एक, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, ए की, रैंक ऑफ ए कितनी होगी हमारी, रैंक ऑफ ए 3 होगी, ठीक है। अब देखो ए ऑगमेंटेड बी की रैंक देखो, अगर ए की 3 है तो ए ऑगमेंटेड बी की तो होनी है 3, है ना, क्योंकि इसमें अगर एलिमेंट आ गया, इस चारों को देखना है ना, तीनों रो को देखना, मतलब अच्छे से इनको भी इंक्लूड करना है इसमें। अब देखो फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट है, सेकंड में भी नॉन जीरो एलिमेंट है, थर्ड में भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी भी रैंक कितनी होगी, ए ऑगमेंटेड बी की, इसकी भी होगी हमारी 3, तो दोनों इक्वल हैं। देखो इसमें ये फर्स्ट स्टेप में क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और द नंबर ऑफ अननोन्स ये भी इसके बराबर है, अगर मान लो रैंक ऑफ ए 3 आ गई, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 3 आ गई, और नंबर ऑफ अननोन भी 3 हैं, तो इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये सिस्टम क्या हमारा कंसिस्टेंट है, और ये क्या होगा हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम इसको बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं, नंबर ऑफ अननोन होते हैं जो भी हमारे पास ये वेरिएबल्स है, देखो जिसके कोफिशिएंट है ना, ये मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये ए जो है हमारी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और इसके साथ जो थे ना हमारे यहाँ पे जैसे एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 3 वेरिएबल है हमारे पास। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, इनकी वैल्यू ही निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये हमारे किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ठीक है। तो उसमें से ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्म है यहाँ तक। अब देखो ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा कि अगर ये तीनों इक्वल होंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अननोन्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो हमारा, ठीक है। और सिस्टम क्या होगा, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर ऐसा है कि रैंक ऑफ ए जो है हमारी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के आ गया बराबर, ये आगे दोनों बराबर, बट जो ये दोनों बराबर आए हैं, बट ये क्या है आगे क्या बोल रहा है, बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, कि मतलब छोटा है, जिसकी जो नंबर ऑफ अननोन है, जैसे कि नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 है और इसकी दोनों की रैंक क्या है, मान लो ये नहीं है, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, ठीक है, ये 0 0 है, तो इसकी रैंक मान लो कितनी आ गई, इसकी रैंक कितनी होगी, फर्स्ट रो में देखो कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें नॉन जीरो है, जी है, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें देखो सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है, थर्ड में पूरी 0 है रो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रैंक ऑफ ए कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, रो के अंदर। अब देखो इसमें देखो ए ऑगमेंटेड बी में देखो कितनी रैंक आएगी, फर्स्ट में है नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड में भी है, थर्ड में पूरी 0 है, तो इसका मतलब 2 ही है इसमें भी, है ना। ये दोनों तो आ गया हमारा इक्वल, ठीक है। ये दोनों रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हमारा इक्वल आया है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और तीसरा ये इससे छोटे, ये दोनों इससे छोटे हैं, मतलब नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं अपने, नंबर ऑफ अननोन हमारे 3 हैं, ठीक है। तो 3 इनसे बड़ा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन हमारे 3 है, तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या बोल देंगे हम इसको, ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट रहेगा। सिस्टम कब कंसिस्टेंट रहेगा और कब इनकंसिस्टेंट रहेगा, जब हमारे ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर इक्वल रहेंगे तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इन दोनों के केस में ही तो सॉल्यूशन होगा, बट अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखो इसको, अगर ये हमारा लेस देन आ रहा है नंबर ऑफ अननोन्स, तो हम क्या हो जाएगा सिस्टम कंसिस्टेंट बट हैज़ एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, क्यों था, क्योंकि तीनों इक्वल थे, नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर थे, ठीक है। बट यहाँ पे लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है थर्ड, इसमें क्या है, अगर रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ए ऑगमेंटेड बी, मैंने अभी बताया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ पे हमारा B3 है, तो ए जो ए है उसकी तो रैंक हमारी क्या आएगी, 1 2 2 ही है, क्योंकि थर्ड तो 0 रही है पूरी, है ना। तो इसकी रैंक तो आ गया हमारी 2, और ए ऑगमेंटेड बी की क्या आ गई, इसमें तो देखो इसमें तो नॉन जीरो नहीं है, मतलब इसमें तो नॉन जीरो है एलिमेंट ये वाला, इस पूरी रो में तीनों में है, तो इसका मतलब इसकी रैंक होगी 3, तो ये इक्वल ही नहीं है, दोनों नहीं है ना, ये 2 है ये 3 है। इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं आया, अगर ये इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या फिर हमारा बोल सकते हैं इसको नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग थी इसकी, ठीक है। अब आगे है, ठीक है, इसमें क्या है, ये नोट है, नोट 2 तक हमने नोट किया था, अब 3 देखो, इसमें क्या है, लेट a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू 0, ठीक है। और a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू 0, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू 0। इसमें क्या देख रहा है, इसमें अलग से एक चीज़ दिख रही है हमें, क्या, यहाँ पे सभी 0 हैं इस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक तो पढ़ा था हमने एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे b1 b2 b3, मतलब इस तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू थी, ठीक है। अभी अगर सब कुछ 0 दिख रहा है इस तरफ, इसका मतलब क्या है, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन का यही होता है, देखो ax इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, हमारा a हमारी एक मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 की। और ये x y z ये क्या है, हमारे वेरिएबल या फिर नंबर ऑफ अननोन्स जो हमने देखा था अभी, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारे x हो गया, और ये 0 है पूरे, यहाँ उसमें क्या था, नॉन होमोजेनियस में ax इक्वल्स टू b था, है ना, यहाँ पे b था 0 की जगह, और अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, b के अंदर क्या है, एक b एक हमारा एक 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 3x1 की है, ठीक है। ये रही, अभी ये इक्वेशन है इस तरह से हमारी, इसमें से हमने एक मैट्रिक्स लिखी हुई, देखो अभी देखो क्या लिखा हुआ है,
बी द गिवन सिस्टम ऑफ 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर, ठीक है, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखो इन 3 अननोन्स, 3 अननोन है इसके अंदर, क्या है, एक्स वाई जेड, 3 अननोन है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो नाउ राइट द सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है हमारी 3 और 3 ही नंबर ऑफ अननोन है एक्स वाई जेड, तो हम एक लिख सकते हैं इसको ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स। तो इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखो कैसे, वेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे अगर हम, हमें पता है ए क्या हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट का मतलब इनके जो नंबर ऑफ अननोन है इनके कोफिशिएंट, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है A11, ठीक है, वाई का क्या है A12, जेड का क्या है A13, ऐसे ही सब जगह देखो, है ना। तो इसलिए इनको उठा के सभी कोफिशिएंट्स को उठा के हमने एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि हमने सभी कोफिशिएंट जिसके भी ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनको उठा के हमने एक मैट्रिक्स बना दी, है ना। तो इसमें 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि इसमें कितने रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3x3 की हमारी क्या होगी, एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स है क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ अननोन्स है ना, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वापस इक्वेशन ये वाली, ठीक है। इन दोनों की, इस दोनों मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये वाली आ जाएगी इक्वेशंस, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस। और ये 0 है आएगा बी की जगह में 0, यहाँ पे बी था नॉन होमोजेनियस में, और बी की जगह 0 एक मैट्रिक्स आ गई 3x1 की, ठीक है, ये रहा 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिख सकते हैं, ये होमोजेनियस है हमारी और वो नॉन होमोजेनियस हमने पढ़ी थी अब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसको नोट करो, नेक्स्ट कराते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ाया ना होमोजेनियस इक्वेशन का, इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। हमने नॉन होमोजेनियस पढ़ा था, उसकी वर्किंग देखा था, ठीक है, उसके वर्किंग रूल। और अभी इसका देखेंगे, ठीक है, वर्किंग रूल किसका, एक्स इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए टू द एक्लोन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। इसमें क्या बोला है, उसमें हमने क्या था कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की थी, उसको हमने एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है जो, उसी को रिड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि ए ऑगमेंटेड बी जो हमारी मैट्रिक्स थी, ठीक है, उसमें बी की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, इसलिए हम यहाँ पे लिखते थे ना कि ए की मतलब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू थी, यहाँ मान लो ए बी सी डी ई एस कुछ मतलब, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू थी, मतलब B1 B2 B3, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते थे ए ऑगमेंटेड बी पे, ठीक है, उसको एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें पता है कि ये तो पूरी ही 0 है, पूरा कॉलम जो है हमारा ये 0 है, तो इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन आने वाला नहीं। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर हम रो पे ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ रो पे तो इफेक्ट आएगा ना, ये दोनों यही चेंज होते रहेंगे, इस पर तो कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे ध्यान देंगे अब की बार, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए टू द एक्लोन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमें उस जो मैट्रिक्स है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको रिड्यूस करना है किसकी फॉर्म में, एक्लोन की फॉर्म में, ठीक है, एक्लोन मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करना है। वो रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप देखो, दिस एक्लोन फॉर्म विल हेल्प अस, किस लिए काम मदद करती है हमारी एक्लोन फॉर्म क्या करने के लिए, टू नो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक पता करने के लिए हेल्प करती है। और हमें रैंक क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पता करना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास देखो इफ़ रैंक ऑफ ए, जो हमारा रैंक ऑफ ए है वो अगर नंबर ऑफ अननोन आ जाए, अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल्स रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने लिखने की जरूरत नहीं है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, हमने ए ऑगमेंटेड बी की फॉर्म में लिखा ही नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ ए लिया है मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसी की रैंक निकालेंगे हम, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, अगर इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो नंबर ऑफ अननोन्स तो है होंगे ना इसी केस में भी, तो हमारे पास एक्स वाई जेड तो है ही ना नंबर ऑफ अननोन, तो अगर ये इक्वल है दोनों तो हम इसको क्या बोल देंगे, देन द सिस्टम एक जीरो सॉल्यूशन बोल देंगे इसको, ठीक है। क्या बोल देंगे, ये एक जीरो सॉल्यूशन होगा हमारा, क्यों, क्योंकि जो हमारा रैंक है इसके बराबर होगा तो, ठीक है, तो ये जीरो सॉल्यूशन होगा। और इसको जीरो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है,
जीरो सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो, अगर ये रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाए, जो नंबर ऑफ अननोन मान लो 3 है, अगर ये 2 हो जाए तो क्या होगा हमारा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा था इसका हमने आज जो पढ़ा है, ठीक है, टॉपिक होमोजेनियस इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी प्रॉब्लम होंगी सारे सारे करेंगे। उसके बाद हमारी थ्योरम्स चलेंगी। तो ये टॉपिक यहाँ तक और होता है इसका, तो ठीक है, हमने कंप्लीट करा दिया है फिलहाल एक्लोन, और अच्छे से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का भी मैं अच्छे से बताएंगे। फिलहाल ही वेक्टर स्पेस ही चल रहा है हमारा, ठीक है। उसमें थोड़ा तो कवर कराया है, क्यों कराया है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट आएगा हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इसके बीच में वेक्टर स्पेसेस में, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं सॉल्यूशन स्पेस, ये क्या होते हैं होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, इसलिए मैंने कवर कराया है ये। और आप नोट्स बनाते चलो साथ साथ, आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज समझाया है, ठीक है। सारा साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अब आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, मतलब अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो और आपका फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो उन बच्चों तक जिनको नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, जो अभी भी भटक रहे हैं इधर उधर, पेड कोर्स खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत होगी ये कंटेंट देखने के बाद, और ज़्यादातर आपने नोट्स तो खरीदे ही होंगे, ठीक है। तो IMS के नोट्स तो आपने खरीदे होंगे ना, तो वो देखो और यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है, जो भी समझना है आपको। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, हमेशा के लिए रहने वाला है। प्लेलिस्ट इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अभी साथ साथ बन रही है। अभी लीनियर अलजेब्रा हमारा हो जाएगा अगले महीने तक, तो ओवरऑल कर देंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।